हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता तोमर एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट सीरीज के अंदर कुछ जजमेंट्स जो कि लैंडमार्क जजमेंट साबित हुए मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट के लिए। ये कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ मुस्लिम लॉ के एवोल्यूशन में हेल्प किया, बल्कि कहीं ना कहीं मुस्लिम विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करी है। ठीक है, सो आज हम उन सारे जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। Before discussing the judgments, let me give you an important piece of information. Judiciary Gold अपना comprehensive बैच जो है 4 सितंबर को स्टार्ट कर चुका है। इस बैच के अंदर आपको बहुत ही एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाती है, यानी कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है सो दैट आप लोगों का जुडिशरी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, विच मीन्स एवरी सब्जेक्ट इज केटर्ड बाय कीपिंग इन माइंड दैट वो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या उस सब्जेक्ट में से आपके किस तरीके के एमसीक्यूज बनते हैं, किस तरीके के मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से आपको उसकी आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, सो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए जेजी की फैकल्टीज आपको लेक्चर्स डिलीवर करती है अपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर। इस बैच के अंदर आपको लगभग 1000 आवर प्लस क्लासेस मिलेंगी, यानी कि क्लासेस का जो ड्यूरेशन है टोटल वो 1000 आवर्स का है। ठीक है, साथ ही में आपको मिलेंगे 20+ जेएसएम्स और आपको मिलने वाले हैं इसी के साथ में एक पर्सनलाइज आंसर राइटिंग सेशंस, जहां पे फैकल्टीज आपको पर्सनली एक आपके जो भी आप कह सकते हो कि आपकी कोर स्ट्रेंथ है या आपका वीकनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए उसके ऊपर मतलब उन्हीं के बेसिस पे आपको गाइडेंस मिलेगा अपने मेंस की आंसर राइटिंग का, क्योंकि मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेंस एक ऐसा आपका एग्जाम एक ऐसा स्टेज है जिसकी प्रिपरेशन आप डेट आने के बाद में या प्री क्लियर करने के बाद में नहीं कर सकते हो। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी पड़ती है। इसीलिए आपको यहाँ पर अलग से सेशंस मिलेंगे जिनमें आप अपने आंसर राइटिंग को होन कर सकते हो, अपने आंसर राइटिंग स्किल को होन कर सकते हो, और फैकल्टीज आप पर हर एक स्टूडेंट का अलग वीकनेस होता है, अलग स्ट्रेंथ होता है, तो अकॉर्डिंग टू योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ द फैकल्टीज विल डिलीवर यू योर रिक्वायरमेंट्स। साथ ही में आपको मिलेंगे पीरियोडिक क्विजेस जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसको एक बार के लिए आप उनका आंकलन कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस आल्सो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों स्टेजेस की तैयारी एक साथ करते हुए चले, है ना, क्योंकि गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और जहां तक बात इंटरव्यू की है, तो जिस तरीके से आंसर राइटिंग एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, उसी तरीके से इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, खुद की पर्सनालिटी को कैसे आपको मतलब वहां पर फॉर द इंटरव्यूअर्स आपकी पर्सनालिटी क्यों एज अ जज बहुत ज्यादा डिजायरेबल हो, आपको वो चीज वहां पर प्रेजेंट करनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी के वो एस्पेक्ट्स वहां पर प्रेजेंट करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ डेवलप नहीं होते हैं या इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज डेवलप नहीं होते हैं। उसके लिए एक लंबी तैयारी लगती है, और ये तैयारी आपको जेजी का कॉम्प्रिहेंसिव बैच कराएगा। सो अगर आप लोग इन क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, तो आप अपने आप को इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके बात करके खुद को एनरोल करा सकते हैं। चलिए, सो अब चलते हैं हम अपने पहले जजमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लैंडमार्क है। कभी भी मुस्लिम लॉ का जिक्र हो और ये जजमेंट हमारे सामने ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मुस्लिम लॉ है उसके एवोल्यूशन के लिए, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैटल भी था, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, है ना। और उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में है, उसकी मेजोरिटी वोटर्स के बारे में है, ठीक है, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी के बारे में है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डायमेंशन टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट, है ना। हम सारे टेंजेंट्स को एकदम ब्रीफ वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस के मैं स्लाइड के ऊपर सिर्फ जजमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखी हैं यहाँ पर, यानी कि बेंच, आपका डेट ऑफ जजमेंट, साथ ही में जजमेंट क्या है प्रॉपर वो जजमेंट यहाँ पर रखा है। फैक्ट्स और इश्यूज में आपको वर्बली यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस 1985 में आया, जहां पर एक बहुत ही वृद्ध महिला थी शाह बानो बेगम, जिनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स दे दिया। पोस्ट डाइवोर्स शी वांटेड मेंटेनेंस। अब उनके हस्बैंड ने काफी समय तक उनको मेंटेनेंस देते रहा। आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड गिविंग हर मेंटेनेंस, जब उन्होंने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, क्योंकि शाह बानो बेगम का खुद का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था, शी डिड नॉट हैव एनी children, so she had to knock the doors of the court. So she went to the court and she asked for maintenance.
अब पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ, क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी 125 में एप्लीकेशन डाली थी आपके मेंटेनेंस के लिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठा वो ये था कि क्या 125 सीआरपीसी मुस्लिम महिलाओं के लिए अवेलेबल है या नहीं है। क्या मुस्लिम मेल जो है वो सीआरपीसी 125 में अपनी वाइफ्स को मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो था वो कोर्ट के सामने यही आया। अब कोर्ट ने इसी के रिगार्डिंग जजमेंट देते हुए कहा दैट सीआरपीसी 125 इज अ सेक्युलर प्रोविजन। कैसा प्रोविजन है? सेक्युलर प्रोविजन है। इसका मतलब है इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, योर रिलीजन, इट विल अप्लाई ऑन यू। ठीक है, सो फर्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान महिला हैं या आप मुसलमान पुरुष हैं या आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं, अगर 125 सीआरपीसी इन्वोक किया गया है तो आपको वहां पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी आपका सेक्युलर प्रोविजन है, सेक्युलर एक्ट है। ठीक है, सो यहाँ धर्म कर्म का कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर 125 सीआरपीसी वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे किसी हिंदू हस्बैंड पे होता। ये जजमेंट आया। अब इसी के ऊपर कंटेंशंस आए, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स थे, जहां शाहबानो बेगम अपने लिए मेंटेनेंस मांग रही थी, वहीं उनके हस्बैंड ने 2 पॉइंट्स रखे। उनके हस्बैंड का पहला पॉइंट था कि मैं एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी वाइफ को सिर्फ कब तक मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हूं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, ड्यूरिंग इद्दत। तो जब तक वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है, मेरे घर के अंदर रहती है, मैं सिर्फ तब तक ही उनको मेंटेनेंस देने के लिए क्या हूं? लायबल हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं इनको डोवर या जिसको कहते हैं हम मेहर की रकम ऑलरेडी चुका चुका हूं। ठीक है भाई, मुस्लिम लॉ के अंदर क्लियरली ये लिखा है कि जब भी आप शादी करते हैं तो वहां निकाह नामा के अंदर एक नेम ऑफ द पार्टी के साथ में एक अमाउंट या एक प्रॉपर्टी, समथिंग, सम वैल्यूएबल एसेट इज मेंशन्ड ओवर देयर एज इन द फॉर्म ऑफ मेहर, जो बेसिकली क्या माना जाता है आपका कि अगर मैरिज कभी डिसॉल्व होती है या अगर मैरिज डिसॉल्व नहीं भी हुई है तो जब वाइफ कहेंगी तब वाइफ को उनका मेहर मिल जाएगा, है ना। डिवोर्स पे मेहर कब मिलता है? जब डेफर्ड डोअर होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में मिलता है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो चाहे हस्बैंड से तलाक हो जाए। प्रॉम्प्ट डोअर होता है तो जब बीवी मांगती है तब देना पड़ता है। सो बेसिकली डोअर इज एन अमाउंट जो हस्बैंड प्रोमिसेस टू द वाइफ कि जब वो मांगेंगी या जब जैसा सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली वो उनको पे कर देंगे। दिस अमाउंट इज एक्सक्लूसिवली पेएबल टू द वाइफ ओनली। ठीक है, एंड दिस इज प्रॉमिस्ड बाय द हस्बैंड। सो यहाँ पर मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि मैं इनको मेहर की रकम भी लौटा चुका हूं और मैं इनको इद्दत के समय पर मेंटेनेंस दे चुका हूं। सो अब मेरी कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है इनकी तरफ। सो कोर्ट इसमें कहता है कि ठीक है, आपके पर्सनल लॉ के हिसाब से कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, वी अग्री, आपकी यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ राइज हो रही है 125 सीआरपीसी में, क्योंकि एक तो ये सेक्युलर प्रोविजन है, दूसरी आपकी वाइफ जो है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो है आप कह सकते हैं शी इज नॉट इन सच अ कंडीशन मेंटेन हरसेल्फ, नीदर शी हैज एनी चिल्ड्रन, तो उनके पास में कोई भी और रास्ता नहीं बचा है, कोई और चारा नहीं बचा है, तो यू विल हैव टू मेंटेन योर वाइफ। ठीक है, कोर्ट ये कह देता है यहाँ पर। तो इसी के बाद में आपका जो सेक्शन 125 है वो एक तरीके से एक और रास्ता खुल गया मुस्लिम महिलाओं के। सो ऑल दोज मुस्लिम हस्बैंड्स हु वर डिनाइंग द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर वाइफ्स आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत वर नाउ फोर्स्ड टू गिव मेंटेनेंस टू देम। ठीक है, एक चीज ये बोल दी, और दूसरी चीज इन्होंने ये जो मेहर और डोअर का बात थी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेहर या डोअर जो है वो कंसिडरेशन नहीं है, ना ही वो कंसिडरेशन फॉर द मैरिज है और ना ही वो मेंटेनेंस का अमाउंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, बिकॉज फ्रॉम the day of her marriage she will embark onto a journey with this person। ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ आएंगी, मेरे साथ अपनी जिंदगी, मेरा अपना जीवन बिताएंगी, जैसी प्रॉब्लम्स मुझे होंगी वो आप उन प्रॉब्लम्स में मेरा साथ देंगी। ठीक है, बिकॉज यू आर embarking onto a new journey with me and you are going to leave your parents behind, you are going to leave your maiden name behind, that is why I am thankful to you and as a token of respect I am giving you this door। ठीक है, सो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि डोर या मेहर जो है ना ही कंसिडरेशन है, ना ही परचेज मनी है, ना ही मेंटेनेंस का अमाउंट है। ठीक है, सो यू कैन नॉट सेट इट ऑफ अगेंस्ट द मेंटेनेंस, इट इज जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दैट द हस्बैंड मेल शुड दैट द मुस्लिम हस्बैंड मस्ट गिव टू हिज वाइफ इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। ठीक है, तो ये जजमेंट था आपका। अब इस जजमेंट के बाद में जो बातें हुई थी वो हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ नहीं है, तो हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बट हाँ, बहुत पॉलिटिकली एक केओटिक
जजमेंट साबित हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से लोग खफा हो गए, मुस्लिम माइनॉरिटी थी वो खफा हो गई, उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट से माइनॉरिटी खफा होने वाली ही थी कि उन्होंने बचा लिया, पीस कर लिया। ठीक है, चलो सो अब आते हैं हम नेक्स्ट जजमेंट के ऊपर, विच इज अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, दिस वाज एन एनजीओ, है ना, एक अहमदाबाद विमेन एक्शन ग्रुप था जिसने मुस्लिम महिलाओं के अगेंस्ट होने वाली एट्रोसिटीज, एंड एट्रोसिटीज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका क्लेम था अकॉर्डिंग टू देम सर्टेन पर्सनल लॉज ऑफ सच अ नेचर विच आर बायस्ड टुवर्ड्स द मेल जेंडर। ठीक है, सो ऐसे कुछ अधिकार मिले हुए थे, ऐसे कुछ राइट मिले हुए थे मुस्लिम मेन को विच वर कंप्लीटली डेरोगेटरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द मुस्लिम फीमेल्स। सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, ऐसा इस एनजीओ का या इस एक्शन ग्रुप का कंटेंशन था while filing the petition। So इस petition में इन्होंने बहुत सारे जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन और डाइवोर्स एक्ट 1986 बना है ना, जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के बाद में, इसके बाद एक एक्ट आया था। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जब उनका तलाक हो तो उनके राइट्स किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएंगे वो उस एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था। ठीक है, सो उस एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी बताया महिलाओं के अगेंस्ट, साथ ही में जो आपके सक्सेशन या इनहेरिटेंस के राइट्स थे उनको भी डिस्क्रिमिनेटरी बताया, और तलाक के जो राइट्स मिले हुए थे हस्बैंड को, जो यूनिलैटरल डाइवोर्स का राइट मिला हुआ था, एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट मिला हुआ था, इन सब चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 बताते हुए इस पर्टिकुलर एक्शन ग्रुप ने इन सबको नलिफाई करने के लिए, इन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की मांग करी और कहा कि हमें एक कॉमन जो लॉ है वैसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए। सो इस जजमेंट को कोर्ट ने dismiss कर दिया। In the judgment, the court said it was of the opinion that an interference by the court would lead to several undesirable outcomes as the adjudication of personal laws was beyond the jurisdiction of the courts. The petition was thereof dismissed। ठीक है, so यहाँ इस particular judgment में कोर्ट ने इस petition को dismiss कर दिया। कोर्ट का ग्राउंड ये था कि पर्सनल लॉ के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं या जो भी चीजें बनी हुई हैं, दे आर अ मैटर ऑफ पॉलिसी। The demand of the action group was to nullify or to declare certain laws unconstitutional, certain personal laws unconstitutional, but that was not the call to be taken by the judiciary। Judiciary ने कहा this is not our cup of tea, this has to be decided by the legislature। ठीक है, अगर इनके अंदर कुछ चेंजेस लाने, पहली बात तो जो पर्सनल लॉ है वो completely unconstitutional नहीं है, so we cannot do that। The second thing is कि okay, if there are certain parts which have certain loopholes and they are in a certain way discriminatory or derogatory or unconstitutional, then those loopholes have to be filled by the legislature। It is the work of the job of the legislature to bring in uniformity amongst all the laws। ठीक है, ये काम लेजिस्लेचर का है कि वो यूनिफॉर्मिटी अटेन करे, बल्कि जुडिशरी का नहीं है। अगर हम इन सब लॉज को, इन पर्सनल लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके नया सेट ऑफ लॉज दे देते हैं या लॉज में यूनिफॉर्मिटी अटेन करने की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के वर्क डोमेन में एंटर कर जाएंगे, एंड दैट वुड कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स एंड फ्रिक्शंस बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, सो ये कहते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। चलिए, important judgment है but ये। Now the next judgment is of Daniel Latifi and another versus Union of India। Now we'll discuss the complete series of the events that happened after the Shah Bano Begum case। So Shah Bano Begum का केस जो था वो आया 1985 में। 1985 में ये जजमेंट आया और इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने 125 सीआरपीसी एप्लीकेबल बता दिया मुस्लिम मेल्स के ऊपर भी। ठीक है, और मुस्लिम मेल्स को अबाइड कर दिया मेंटेनेंस देने के लिए अपनी वाइफ्स को ड्यूरिंग द पीरियड, इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, अब क्योंकि बहुत लोग नाराज हो गए, मुस्लिम माइनॉरिटी नाराज हो गई, ठीक है, जनता कोर्ट से भी नाराज हो गई, बट कोर्ट का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। किसका बिगाड़ सकते थे? सरकार का बिगाड़ सकते थे। कैसे सरकार का बिगाड़ सकते थे? कि भाई वोट बैंक चला जाता, हम वोट ही नहीं देंगे। अब उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय राजीव गांधी। राजीव गांधी वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड एट दैट टाइम his you can say his companion, people who were in his party and other people from the public started advising him that sir, what the Supreme Court has done is completely incorrect, क्योंकि लोगों को लग रहा है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको लग रहा है कि उनके पर्सनल लॉ के ऊपर अटैक हो रहा है। सो यू मस्ट स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम डूइंग दैट। अब कोर्ट को तो आप रोक सकते नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो? पार्लियामेंट है आपके पास में, आप कानून बना दो नया। ठीक है, तो इन्होंने 1986 के अंदर एक कानून बनाया
ठीक है, इसको एक्ट ऑफ 1986 भी कहा जाता है। एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। ठीक है, ये एक्ट आपका एक नया यहाँ पर ला दिया गया, ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद में आ गया एक नया एक्ट। इस एक्ट ने इसके एक सेक्शन के अंदर क्लियरली प्रेस्क्राइब कर दिया दैट मुस्लिम हस्बैंड विल बी लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू हर वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, या हस्बैंड विल बी लाइबल टू पे मेंटेनेंस, विल हैव टू मेक द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। ठीक है, जिसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, जिसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि अब मुस्लिम हस्बैंड जो है वो सिर्फ तलाक के बाद में इद्दत जब तक उनकी बीवी ऑब्जर्व कर रही है, 3 महीने 10 दिन 4 महीने जो भी टाइम पीरियड वो इद्दत में है, सिर्फ उतने दिन के लिए उन्हें क्या देंगे, मेंटेनेंस देंगे। एंड आफ्टर दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द वाइफ फॉर पेइंग इद्दत, फॉर पेइंग मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद महिला चाहे तो अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, नहीं है कोई तो फिर वक्फ से जाकर के क्या मांगे, मेंटेनेंस मांगे, बट हस्बैंड विल नॉट बी लाइबल टू पे मेंटेनेंस टू हर। ठीक है, सो अब इस एक्ट से फिर अब बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि एक अच्छी चीज नहीं थी, एक अच्छा अप्रोच नहीं था, कहीं ना कहीं इट वाज अनफेयर टू द फीमेल्स ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी, तो लोग नाराज हो गए वापस। ठीक है, अब लोग सरकार से नाराज हो गए इस एक्ट की वजह से, और ये एक्ट एक बहुत बड़ा, कह सकते हो आप, राजीव गांधी के जो करियर है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लोट है। ठीक है, सो आफ्टर दिस अब ये बहुत दिन तक एक्ट चलता है, यही एक्ट प्रिवेल होता रहा और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम महिलाओं को इद्दत के अलावा मेंटेनेंस मिलना बंद हो गया। ठीक है, सो 2001 में आपका डैनियल लतीफी का जजमेंट आया और ये डैनियल लतीफी जजमेंट में इसी चीज को चैलेंज किया गया था। ठीक है, इस एक्ट को ही चैलेंज किया गया था और डैनियल लतीफी के जजमेंट में क्लियरली ये कंटेंशन था, दैट पिटिशनर का कंटेंशन यही था कि 1986 का जो एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उस जजमेंट के इफेक्ट को डाइल्यूट करने के लिए आया था, और अच्छा इंटेंशन या मोटिव इस एक्ट का था ही नहीं। इसका मोटिव जो था वो कंप्लीटली बायस था टुवर्ड्स द मुस्लिम फीमेल्स, एंड इट वाज ब्रॉट इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द गुड जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो इसी के रिगार्डिंग अब डिसीजन क्या आया, अब कोर्ट ने डिसाइड किया दैट the court held that the said act, yani ki this act of 1986 was not in violation of article 14 and 21 of the Indian constitution। सबसे पहले तो क्योंकि इस एक्ट को कंप्लीटली इस पिटिशन के अंदर पिटिशनर ने कहा कि इस पूरे एक्ट को ही आपको वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा देखो सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग दिस एक्ट इज नॉट कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो दैट कैन नॉट बी डन, बट लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड नॉट कन्फाइंड टू इद्दत पीरियड भी इन्होंने यहाँ पर अपहेल्ड कर दिया कि जो दूसरा कंटेंशन था कि महिलाओं को सिर्फ इद्दत की ड्यूरेशन के लिए मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उस बात को कोर्ट ने गलत डिक्लेयर करा और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जो प्रोविजन इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग फीमेल्स विल गेट इद्दत, even will get the maintenance even after the period of iddat। so वहां जो clause लिखा हुआ है that the husband must make provision for the maintenance of the wife during the period of iddat, that does not mean that the husband has to give maintenance only for the period of iddat, rather it means that the husband should make a provision as in जुगाड़ कर लो, कबाड़ कर लो, जैसे भी आपको इंतजाम करना है मेंटेनेंस देने का, वो मेंटेनेंस देने का इंतजाम और डिसीजन आप ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड कर लो। ठीक है, मेंटेनेंस तो आपको जिंदगी भर देना है, लेकिन कैसे दोगे, कहां से पैसा लाओगे, कितना पैसा दोगे, वो सब चीज पे वो सब फाइनलाइज आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत कर लो। उस 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आप डिसीजन ले लो, एग्जीक्यूशन तो जिंदगी भर करते रहना उसका। ठीक है, now it's also that the husband must make provision within such iddat period for the maintenance which would extend beyond iddat till she remains unmarried। ठीक है, कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि आप प्रोविजन बना लो मेंटेनेंस का इद्दत के दौरान ही, और वो फिर इद्दत खत्म होने के बाद भी आपको पे तो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका जो जब तक कि आपकी वाइफ जो है क्या नहीं करती, रीमैरी नहीं कर लेती या फिर शी बिकम्स केपेबल ऑन हर ओन, ठीक है, अपने आप को पालने के लिए जब तक वो खुद से केपेबल नहीं हो जाती है तब तक आपको उनको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। चलते हैं हम पर which is the शमीम आरा वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट। ठीक है, 2002 का जजमेंट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। इस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करी गई, कुछ तौर तरीके प्रेस्क्राइब करे गए जिनको फॉलो करते हुए अगर तलाक दिया गया है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल बी एन इनवैलिड डाइवोर्स। नाउ इस पर्टिकुलर जजमेंट में हुआ क्या था, जो सबसे पहला क्वेश्चन उठा वो ये था कि इज अ डाइवोर्स वैलिड इफ इट इज नॉट डायरेक्टली
कम्युनिकेटेड टू द वाइफ, ठीक है। यहाँ पर एक हस्बैंड ने, इन दिस प्रेजेंट केस द हस्बैंड डिसॉल्व्ड हिज मैरिज इन द प्रेजेंस ऑफ द नेबर्स, ठीक है, उन्होंने नेबर्स के सामने कह दिया, ट्रिपल तलाक देते हुए अपनी जो मैरिज थी उसको डिसॉल्व कर दिया। नाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ गेटिंग डाइवोर्स was communicated to the wife in a later time period, ठीक है। तो उनको वाइफ को इमीडिएटली नहीं पता चला था कि उनको तलाक दे दिया गया है, ठीक है। सो शी वाज नॉट अवेलेबल देयर, द डाइवोर्स वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हर, इट वाज ओनली डिलीवर्ड और प्रोनाउंस्ड इन फ्रंट ऑफ द नेबर्स। सो जब मेंटेनेंस का सवाल उठा कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा या मेंटेनेंस कब से मिलेगा, सो वाइफ सेड कि मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए उस दिन से जिस दिन से आपने डाइवोर्स कम्युनिकेट किया है, ठीक है। एंड हस्बैंड कह रहे थे कि भाई, the wife was of the opinion that since I was communicated about the divorce only after a certain time, तो मैं तो पूरे उस ड्यूरेशन के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हूँ। एंड हस्बैंड सेड कि मैं आपको पहले ही डाइवोर्स दे चुका हूँ, तो मैं आपको मेंटेनेंस इतना लंबे टाइम का क्यों दूं। तो अब इसी के बेसिस पर यहाँ पर कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा that the Supreme Court was of the view that the mere plea of a talaq would not validate the same. The Quranic procedures of obtaining a talaq need to be fulfilled, that is the talaq is to be pronounced in the Quranic injunctions। यानी कि कोर्ट ने कहा देखो, आपको यूनिलैटरल राइट दिया हुआ है, आपको अनरेस्ट्रिक्टेड राइट कुरान ने दिया हुआ है तलाक लेने का, बट दैट डजंट मीन दैट आप कुरान के इंजंक्शन या कुरान में बताए हुए प्रोसीजर्स ही फॉलो ना करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू follow the injunctions and follow the procedures that have been prescribed by the Quran, and only then the type of divorce, whatever type of divorce you have given, will become concrete, otherwise it will not become concrete, ठीक है। चलो नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट जजमेंट इज ऑफ शायरा बानो, अगेन अ वेरी लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द सीरीज ऑफ मुस्लिम लॉ। सो ये जजमेंट कहता है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, द बेंच कंसिस्टेड ऑफ जस्टिस जगदीश सिंह केयर, है ना, जस्टिस जे एस केयर थे बेंच पर, एस अब्दुल नाजिर थे, रोहिंटन फलियस नरीमन थे, उदय ललित थे, यूयू ललित जिन्हें यूयू ललित थे इसमें, ठीक है। फिर से के एम जोसेफ, एंड ये पूरी बेंच ने 22 अगस्त 2017 को एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया जो काफी डिस्प्यूटेड तो था, बट इट वाज really welcomed by the Muslim females and also the other females in of other religion, ठीक है। सो इस जजमेंट में ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया गया था इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत जजमेंट देते हुए कहा देयर हैज बीन एन अनफेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड इट इज अपॉन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी टू चेंज दैट। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इस्लाम का ना एक बहुत गलत इंटरप्रिटेशन और एक अनफेयर इंटरप्रिटेशन हुआ। अनफेयर क्यों? क्योंकि हमेशा फीमेल्स के अगेंस्ट रहा है ये इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ किसकी ड्यूटी अराइज होती है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड ऑफ द जुडिशरी टू चेंज दिस unfair view, ठीक है। Having a 14.2% Muslim population, that is roughly 172 million people as per the 2011 census, it is important for India to accept that times are changing and personal laws need some reformation. Court ने clearly कह दिया that we are not trying to intermeddle with your personal law, but it is high time that personal laws also work hand in hand with the society. So personal laws जो है, क्योंकि वो पहले बन चुके हैं, वो बहुत पुराने हैं, उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ही रेडिकल है कई कई जगहों पे, ठीक है। तो पर्सनल लॉज जो है उनको बहुत जरूरत है कि वो सोसाइटी के साथ हैंड इन हैंड चले और सोसाइटी के साथ, बदलती सोसाइटी के साथ खुद को भी बदले, खुद के अंदर भी रिफॉर्मेशन लेकर के आए। Then the court said furthermore it is important that all India Muslim Personal Law Board to accept that women are equal to men and not subordinates. Also, the court said that though personal Muslim law might in certain ways believe that the females are the subordinate of the male gender, but it is not true. ठीक है, पहले का जमाना शायद अलग था, जहां पर the males were considered to be the first class citizen and the females were considered to be the second or the third class citizens. But right now it is not so. The females are equally educated, the females are equally working, the females are equally important and integral part of the society. So therefore, it is a request and it is an advice to the All India Muslim Personal Law Board that आप जो भी laws बना रहे हैं, आप जिन भी policies को तैयार करते हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाइए, उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए कि महिलाएं जो है वो आपका सबॉर्डिनेट नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट्स, ठीक है, दे आर इक्वल टू द मेल एंड नॉट द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द मेल. The Supreme Court hence struck down the practice of triple talaq and declared it unconstitutional and also requested the parliament to make a law so that this particular practice could be made punishable.
ठीक है। सो इसी के तहत पार्लियामेंट ने लॉ निकाला और इसको पनिशेबल बना दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई होप ये जजमेंट्स आप लोगों के काम आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जजमेंट्स मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेकर के आती रहूंगी। सो वर्क हार्ड गाइज, लर्न ऑल द जजमेंट्स, लर्न ऑल द लॉज एंड डू एज मच गुड एज यू कैन। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।